4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी इस कॉलम को भरने के लिए कहा गया है, फिल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर वेरिएबल के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है तो आप उस पर यस कह सकते हैं, और अगर इक्वल नहीं होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आप नो लिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर रफ करूँगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर इस तरफ, तो इस तरफ ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू आप जैसे देख पा रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, तो हम x को उठाकर हम वहाँ पर क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 3 प्लस 3। ओके, तो सॉल्व करते हैं 3 प्लस 3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 3 6 होता है, जो कि इक्वल 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की जगह में हमें क्या बैठाना है, 0 बैठाना है। 0 प्लस 3 तो 3 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कहा गया है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, तो x को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। तो -3 प्लस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो इस समय आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस। फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, x के जगह में 7 लिखना है। 7 माइनस 7 तो कितना होता है, 0, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। इस तरीके से बाकी सब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो मैं सिर्फ 8 का सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट चलता हूँ 8th वाले क्वेश्चन में, विच इज़ 5x इक्वल्स टू 25, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5। तो देखिए 5 और x के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 5 और x के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो यानी x का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, -5, और जैसे कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और 5 माइनस 5 कितना होता है, 5 इंटू -5 25 तो होता है, और साइन माइनस का बैठ जाएगा, जो कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। लास्ट वाला 11 का करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि m/3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको m का वैल्यू क्या देना है, 6 देना है। तो 6/3 इसे सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 इक्वल्स टू कितना है, 2, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, है ना। LHS इक्वल्स टू RHS बन गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, और ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू -2, यानी वेरिएबल के जगह में हमें -2 रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n के जगह में हम -2 बैठाएंगे, प्लस 5 इक्वल्स टू 19। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले ऑफ करना होता है। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए 7 और -2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -14 प्लस 5 और इक्वल्स टू 19, ठीक है। आपको बस बताना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो -14 प्लस 5 कितना होता है, -9, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 19, राइट।
तो इट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया था कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि नो द गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation। क्वेश्चन F को सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो सिमिलर है, आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप में या तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर F को करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 4p - 3 = 13, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है LHS और इसे RHS कहा जाता है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आता है तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4p - 3, p का वैल्यू देंगे, p का वैल्यू 0 था, -3, 0 - 3, आंसर इज -3। आप देख पा रहे हैं कि -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 13, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा नो द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको जस्ट सॉल्व करना है, देखना है कि आफ्टर सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। अगर इक्वल है तभी आप कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन ब्रैकेट में दिया है, जो वैल्यू ब्रैकेट में दिया है, वो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको नो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है कि आपको कुछ नंबर गेस करने हैं, उन नंबरों की मदद से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो एरर बन गया। और तो तब आपको क्या करना है कि आपको कुछ और वैल्यू गेस करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ले रहा हूँ 5p + 2 = 17, तो मैं यहाँ पर p का वैल्यू 1 लेकर देखना चाहता हूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं p का वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरा LHS क्या बनता है, 5 × p था, यानी p की जगह में हम 1 लेंगे, 5 × 1 + 2। तो 5 × 1 कितना होता है, 5 + 2 7 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS में तो 17 है और ये 7 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा LHS और RHS नॉट इक्वल बन गया। अब हमें कुछ और वैल्यू सोचना है, तो p का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर LHS फिर से हमें ट्राई करना होगा। इसी के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई करते करते जो वैल्यू आपको सूटेबल लग जाएगा वही इसका आंसर है। तो LHS मेरा 5p + 2 था, तो यहाँ पर हमें p का वैल्यू क्या लेना है, 2 लेना है, +2, 5 × 2 = 10 +2 यानी 12। देखिए इस बार भी LHS RHS के बराबर नहीं हुआ, तो हम p का जो वैल्यू 2 है वो नहीं ले सकते, हमें दूसरा वैल्यू ढूंढना है। अब हम p का वैल्यू 3 लेते हैं, तो दोबारा LHS को सॉल्व करना है। 5 × 3 + 2, 5 × 3 = 15 +2, इस बार 17 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम p का वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो p = 3 इज
suitable for the equation. क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोला जा रहा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि सम कहा गया, यानी x प्लस 4, इन दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो सम 9 आएगा। तो ये है इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 2 की बात करें, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। देखिए इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम की बात हो रही है, यानी y से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यानी y सबसे पहले आएगा, y माइनस 2 एंड द डिफरेंस इज 8, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट क्या है 8। तो आपको उसे इक्वल्स टू के बाद लिखना है 8। इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 10 टाइम्स a को अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 टाइम्स a यानी a को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70 प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 10 इंटू a आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है 10a, क्योंकि 10a का मतलब ही 10 इंटू a होता है। तो 10a इक्वल्स टू 70। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द नंबर b डिवाइड्स बाई 5, यानी b एक वेरिएबल है जिसे आप अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट यानी कोशिएंट 6 आना चाहिए एज पर द इक्वेशन, एज पर द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब से यही इक्वेशन बनता है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़ेंगे। 3/4 ऑफ t इज़ 15, यानी t का 3/4 पार्ट होता है 15, यानी 3t/4 इक्वल्स टू 15। हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस हमें इक्वेशन दिखाना है। 6 को देखते हैं। 7 टाइम्स m प्लस 7, यानी 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, यानी तब हमें आंसर मिलता है 77। तो लीजिए इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस तरीके से इक्वेशन को बनाना है। 6 का जो इक्वेशन है वो है 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टेटमेंट क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसका 1/4 करेंगे और वो नंबर किसे माना जा रहा है, x को माना जा रहा है, यानी x का 1/4, यानी x का 1/4 माइनस 4। उसके बाद स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है, -4 गिव्स 4। तो ये आपका इक्वेशन बनके तैयार है। 8 में चलते हैं। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर 6 टाइम्स y से आप अगर 6 को माइनस कर दें, यू विल गेट 60। तो इक्वेशन बना लेते हैं। 6 टाइम y से अगर आप 6 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू टेक अवे 6, यानी अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर में आपको 60 मिलता है। क्वेश्चन 4 के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, अगर आप z के 1/3 पार्ट को ऐड करते हैं 3 से, यू गेट 30। तो आपको आंसर में 30 मिलता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते ये आसान हो जाएंगे, तब देखिएगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ईजी बनता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स, यानी नीचे दिए हुए जो भी इक्वेशंस है इन्हें हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि p + 4 = 15। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ p एंड 4, आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ p एंड 4
स्मॉल p है, Pn4 इज़ 15। बहुत ही आसान है। सम ऑफ Pn4 इज़ 15। सेकेंड में देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है m-7 इक्वल्स टू 3। तो आप इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि 7 subtracted from m gives 3। तो ये स्टेटमेंट बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2m इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ m गिव्स 7। फोर्थ क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि 1/5 ऑफ m gives 3। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिफ्थ इक्वेशन को देखते हैं। 3m/5 इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ पर m का 3/5 हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 3/5 of m is 6। अब 6 में देखते हैं। थ्राइज p add 4। या तो आप लिख सकते हैं 4 को आप ऐड करना चाहते हैं, 4 added to thrice of p gives 25। 4p का स्टेटमेंट बनेगा 2 is subtracted from 4 times p gives 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के 7 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब 8 को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। p/2 + 2 इक्वल्स टू 8। यानी हम कह सकते हैं कि 2 इज़ added to half of p gives 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे में केसेस दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है, उसका हमें इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन 1 को पढ़ लेते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। तो फर्स्ट जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। यानी परमित के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 गुना प्लस 7 मार्बल उसके इरफान के पास है। तो सबसे कम किसके पास है? परमित के पास। और सबसे ज़्यादा मार्बल किसके पास है? इरफान के पास। और वो भी कितना? परमित के पास जितने मार्बल है उसका 5 गुना प्लस 5 मार्बल। देखिए यहाँ पर कहा गया है 7 मार्बल्स मोर देन, मोर यानी प्लस 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। 5 टाइम्स यानी परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 गुना प्लस 7 मार्बल इरफान के पास है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल, और साथ ही साथ इरफान के पास कितने मार्बल्स है वो भी दे दिया गया है।
ठीक है, ब्रैकेट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप परमिट के मार्बल को m मानकर चले। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट बनेगा हमारे सॉल्यूशन का वो है लेट द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स बी m। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने जिस तरीके से हमसे कहा है कि परमिट के पास जितने मार्बल है उसे m मानकर चले। नेक्स्ट लाइन जो होगा वो इक्वेशन होगा, यानी आप सेकेंड लाइन पर डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए। तो इक्वेशन क्या होगा, 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज़, यानी परमिट के पास जितने मार्बल है उसका 5 गुना प्लस 7 किसके पास है, इरफान के पास है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इरफान के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 37। तो लीजिए इक्वेशन बन गया। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, तब जाकर आपको इक्वेशन का मतलब समझ में आएगा, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा, तो ही आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा इन सब वर्ड्स को, टाइम्स, मोर, ऐसे वर्ड्स को अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर्स बड़े हैं, माने उनकी उम्र 49 ईयर्स है। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज, यानी लक्ष्मी की जो एज है उससे 3 गुना प्लस 4 ईयर। देख पा रहे हैं, 4 ईयर ओल्डर, यानी लक्ष्मी की जो एज है उसका अगर हम 3 गुना करें प्लस 4 करें तो लक्ष्मी के फादर का एज हमें पता चल जाएगा, जो कि 49 ईयर्स है। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि लक्ष्मी के प्रेजेंट एज को आप y मानकर चले। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, लेट द लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। अब डायरेक्ट सेकेंड लाइन पर हम इक्वेशन लिख देंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, लक्ष्मी का जो एज है उसका 3 गुना अगर हम करें प्लस 4 ईयर करें तो उसके फादर का एज हमें पता चल जाएगा, जो कि 49 है, 49 ईयर्स है। तो इस हिसाब से आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन क्या है, 3y + 4 = 49, जो कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम बस इक्वेशन तक ही आंसर को कंप्लीट कर देंगे। 3 में कहा गया है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, यानी टीचर कह रही है कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो किसके बराबर है, वो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस अगर आप करें, यानी लोएस्ट मार्क्स को अगर आप डबल करें और उसके साथ अगर 7 को प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो है हाईएस्ट मार्क्स। और साथ ही साथ हाईएस्ट मार्क्स का स्कोर भी दिया हुआ है, जो कि है 87। ठीक है, क्वेश्चन के ब्रैकेट में कहा गया है कि लोएस्ट मार्क्स को आप L मानकर चले, L वेरिएबल मानकर चले। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी L। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लोएस्ट मार्क्स जितना मिला है यानी L, उसका ट्वाइस करेंगे यानी डबल करेंगे और उसके साथ प्लस कर देंगे 7, तो ये हाईएस्ट मार्क्स के बराबर हो जाएगा, जो कि 87 है। देखिए इक्वेशन अगर आप बनाते हैं तो इक्वेशन का एक पार्ट आपको याद रखना है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तभी उसे इक्वेशन माना जाता है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाईएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हाईएस्ट मार्क ही होगा। इसी तरीके से इक्वेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल हमें तो पता है कि 3 साइड होते हैं, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है कि 2 साइड उसके इक्वल होते हैं, उस ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं। तो ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो साइड है
और ये जो साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द वर्टेक्स एंगल की बात हो रही है। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया ना कि ये दो साइड इक्वल होते हैं, तो इस ट्रायंगल के ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, ये प्रॉपर्टी है कि जो दो साइड इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अब वर्टेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल इक्वल नहीं है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। जो एंगल इक्वल नहीं है उसी को हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं। अब ब्रैकेट को पढ़ते हैं। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। बेस एंगल यानी इन्हें कहा जा रहा है कि ये बेस एंगल है। जो एंगल इक्वल होते हैं उसे बेस कहा जाता है और उसे हमें बी मानने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने बी कर दिया। और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल को, यानी ए बी सी, इन तीनों एंगल को अगर आप प्लस करते हैं तो 180 डिग्री ही आता है। ये भी प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? क्या कहा गया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, यानी ये जो एंगल है ये ट्वाइस है, बड़ा है आइदर बेस एंगल, यानी बेस एंगल से ये ट्वाइस बड़ा है। यानी बेस एंगल क्या है? बी है, तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा? 2b, ट्वाइस है। और इन तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। उसका रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए क्या था? वर्टेक्स एंगल, 2b लिखेंगे। और बाकी जो दो एंगल है वो क्या है? b प्लस बी। इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2b प्लस बी प्लस बी। ये लाइक टर्म्स है तो आप ऐड कर सकते हैं, तो सम करने से बन जाएगा 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें फाइनल आंसर बताना है जो कि है 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है।